नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का समापन समारोह। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की शिरकत। देश में दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान 5.19% से अधिक। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को मिलेगी 1 करोड़ की मदद। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर सीएम नायब सैनी ने जताया दुख। एफआईआर में झूला संचालकों की लापरवाही आई सामने। फतेहाबाद में मुठभेड़, व्यापारी से लूट और फायरिंग मामले में 2 आरोपी काबू। पुलिस ने लूट और फायरिंग की घटना का किया पर्दाफाश। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का समापन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी का संबोधन हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह पर आना मेरे लिए गौरव की बात है। यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। यह प्रदर्शनी हमें याद दिलाती है कि स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की पहचान है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश में दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान 5.19% से अधिक है। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में पशुपालकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि ये साक्षी बन रही है। साथियों, पिछले 3 दिनों में इस प्रदर्शनी ने हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। साथियों, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, मैं इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। साथियों, ये पशु केवल आय का साधन नहीं है। साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। फरीदाबाद जिले में चल रहे सूरजकुंड मेले में उस समय हाहाकार मच गया जब वहां अचानक एक झूला गिरने से भगदड़ मच गई। हादसे में बचाव के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह खानत सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूरजकुंड मेले में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। सीएम सैनी ने कहा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही घायल हुए लोगों के समुचित और तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी हुई है। हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई जो हादसे की जांच कर रही है। बता दें कि 31 जनवरी को शुरू हुए इस मेले में हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। झूले का रोज इंस्पेक्शन होता था और इसके बावजूद भी हादसा हो गया। एफआईआर में झूला संचालकों की लापरवाही की बात सामने आई है। वहीं कल शाम को इस हादसे के बाद मेला परिसर में आज दोपहर तक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इस बीच हरियाणा डीजीपी ने ऐलान किया कि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। सैटरडे संडे इस मेले की रौनक होती है। यहाँ बहुत भीड़ थी और ये करीबन शाम को 6-6:15 बजे यहाँ पब्लिक आई थी, झूला झूल रहे थे। तो झूलते झूलते जो ये रोलिंग झूला है ये एक तरफ से टूट गया। जैसे ही टूटा
जो नीचे गिरा तो हाहाकार हुआ था। तो यहीं हमारे इंस्पेक्टर और 4 जवान और थे, जिनमें 2 महिलाएं थी। वो तुरंत यहाँ से भाग के बचाव कार्य में लग गए थे। तो जैसे वो बचाने लग रहे थे, तो उसी टाइम जो दूसरी तरफ से जो झूला लटका हुआ था, वो झूला भी उस टाइम टूट गया, जिसके कारण हमारे 4 पुलिस जवान चपेट में आए, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब को बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो जहाँ उनको तुरंत प्रभाव से हमने एम्बुलेंस में बैठा के हॉस्पिटल भेज दिया था। सर कितने लोग झूले में सवार थे? क्या वो जो है तय संख्या से ज़्यादा थे या फिर वो कंप्लीट में थे? क्योंकि नहीं, हर रोज़ जो है फिटनेस सर्टिफिकेट झूले का भी जैसे बताया मिलता था, उसके बाद झूले का टूट जाना किस तरह से देखते हो? देखिए ये झूले की जो स्ट्रेंथ है, ये करीबन 17-18 सीटें लगी हुई हैं इसमें, मगर इसमें 10-11 लोग ही सवार थे। ये किस कारण टूटा वो तो अभी जांच कमेटी बनाई गई है, उसका उसमें जो निष्कर्ष आएगा वो मिलेगा। मगर ये जो घटना घटी है बड़ी दुखद है, जिसमें हमारा एक इंस्पेक्टर है वो शहीद हो गया। सर किन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया और जांच जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है? क्योंकि अभी जब घटना स्थल पे है तो झूले का जो सामान था वो सारा हटा दिया गया है। देखिए वो तो एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर दर्ज में जो घटना घटी होती है उसको हमने कब्जे में लेना होता है, तो वो हमारे अभी कब्जे में है। यहाँ सारी एफएसएल टीमें हमें मौके पे बुला ली थी और इंजीनियर जो हैं वो भी बुला लिए थे। और अभी हमने फिलहाल शुरुआती जांच में हमने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि 2 इसके पार्टनर हैं, एक तो साकिर है और एक बलजीत है, और एक जो इसको चला रहे थे, उसके खिलाफ तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी जो एसआईटी बनाई गई है एडीसी फरीदाबाद की अध्यक्षता में, उसमें अभी जो आएगा वो 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें अगर और भी किसी अगर फॉल्ट होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार मैडम। नमस्कार कहाँ से जी। आए ये बच्चे? हम शिरडी साईं बाबा स्कूल से आए हैं जी। फरीदाबाद में। जी। यहाँ पर ये देशभक्ति के ऊपर करना चाह रहे थे अपना सॉन्ग, लेकिन कल के हादसे की वजह से यहाँ पर वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या रहा? क्या आज श्रद्धांजलि आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वजह से नहीं हो पाया। प्रस्तुति क्या थी? बच्चों ने क्या तैयार किया था? देशभक्ति के ऊपर डांस तैयार किया था उन्होंने। डांस तैयार किया था। जी। जी। तो बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या हाल है? कैसे हो? अच्छे हैं। कहाँ से आए हो? शिरडी साईं बाबा स्कूल से क्या तैयार करके आए थे आप? देशभक्ति गाना। अभी नहीं कर पाए किसी कारण से, तो मन में कोई विचार है? कुछ कहना चाहोगे? कल जो हादसा हुआ था उसकी वजह से जो हमारे बच्चे तैयारी करके आए थे तो वो प्रोग्राम ये नहीं कर पाए हैं। हमें भी बहुत कल वाली जो घटना से बहुत दुखद मतलब दुख है कि बच्चों ने वैसे तो बहुत तैयारी की थी। सुबह से बच्चे इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि शायद हम स्टेज पे ऑन स्टेज हम अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे, पर हम सब मिलके उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इस वजह से हम इसके लिए तैयार हैं कि हम आगे के लिए हम और अच्छा परफॉर्मेंस हमें साथ करने को और मौका मिले। ये जानकारी आपको किसने दी कि आज जो है ये प्रस्तुतियां नहीं हो, इन बच्चों की नहीं हो पाएंगी या पूरा दिन जो है प्रस्तुतियां नहीं हो पाएंगी? वो हमें यहीं पे सीनियर सर हैं, जो सीनियर स्टाफ है, उन्होंने हमें बताया था यहाँ पे। टोहाना शहर में कुछ दिन पहले हुई सनसनीखेज लूट और फायरिंग की घटना का पुलिस ने तेजी से पर्दाफाश किया है। सीआई टीम ने कार्रवाई में 2 मुख्य आरोपियों को काबू कर लिया है, लेकिन पकड़े जाने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। घटना की शुरुआत 4 फरवरी की शाम से हुई थी, जब टांगरा रोड स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे और उन्होंने पिस्तौल तानकर दुकानदार धीरज मेहता से करीब 1.5 लाख रुपए नकद लूटी और जाते जाते उन्होंने दुकान की तरफ फायरिंग की और धमकी दी और कहा कि कल फिर आएंगे। दुकान के बाहर काम कर रहे कर्मचारी को भी पिस्तौल की बट से मारा गया था और इस दौरान इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में दहशत फैल गई और पुलिस ने तुरंत 4 टीमें गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में एक आरोपी उदित सैनी को पकड़ा गया था और अब सीआईए टोहाना ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों मोनू उर्फ मोनी और कमल उर्फ बच्ची को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। क्या कुछ है सर ये पूरा मामला? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि 4 फरवरी 2026 को टोहाना में एक शॉप जो गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, वहाँ पे 3 आरोपी जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायर करके रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरे, वो दुकान की तरफ गए और उन्होंने असले से फायर किया और इस गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नामक दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे, जो कि हर प्रकार से जघन्य अपराध था और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी टोहाना के नेतृत्व में तुरंत 4 टीमें गठित की गई और पुलिस ने इस घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी।
इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? हाँ जी, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और 4 फरवरी की घटना के बाद में 5 फरवरी को जो हमारे पास में सूचना थी और जो भी हमने तथ्य जुटाए थे, उसके आधार पर एक व्यक्ति जो उदित नाम का व्यक्ति है जो फायरिंग करने में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और क्योंकि वो भाग रहा था और गिर गया तो उसके पैर में भी चोट आई। और 2 व्यक्ति उसके बाद में 5 फरवरी के बाद में अरेस्ट जिनकी पेंडिंग थी। 6 फरवरी को इन आरोपियों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाली कि भाई ये इस प्रकार की घटना जो उन्होंने पहले भी करी, आगे भी करते रहेंगे। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी को सीआईए टोहाना की टीम को सूचना मिली कि ये दोनों लड़के जो भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं टोहाना के इलाके में ही, और इनके पास में असला भी है। इसमें कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया और अपने सीआईए टोहाना की और अन्य टीमें जो है इनके पीछे थी, इन्होंने फायर किया और एक गोली सीआईए टोहाना की सरकारी गाड़ी में भी लगी है। और अपने बचाव में जवाबी करते हुए पुलिस ने फायर किया और इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इनको निजी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद में अग्रवा रेफर किया गया है। और इसमें से बताने की बात यह भी है कि इनमें से जो एक आरोपी है कमल, इसने पहले टोहाना में B13 नामक रेस्टोरेंट पर भी पहले फायरिंग की हुई है और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तीनों का अपराधियों का ही, जो आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट अन्य प्रकार की घटनाएं पहले भी शामिल रही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो संगठित अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और जो इस प्रकार की जो संलिप्त होते हैं उनको फतेहाबाद पुलिस ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। करनाल रोड कैथल पर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सीआईए 1 पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। डीएसपी भान ने बताया कि गांव कैलरम निवासी अमन खान की शिकायत के अनुसार यह पेशे से वेल्डिंग का काम करता है और 2 फरवरी को वह किसी काम से कैथल शहर आया हुआ था, तो शाम को उसको सूचना मिली कि उसके चाचा के लड़के असलम को करनाल रोड फाटक के पास गाँव के ही नानू नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर डंडों और गंडासियों से चोटें मारी हुई हैं, जिससे असलम के सिर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं तथा घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ है। आरोपी गाड़ी में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों से दूसरी कार में फरार हो गए। जाते जाते आरोपियों ने पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि एसपी उपासना द्वारा सीआईए 1 पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। सीआईए 1 पुलिस टीम द्वारा 5 आरोपियों को काबू कर लिया गया और सभी आरोपियों का व्यापक पूछताछ के लिए अदालत से पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। मामला करनाल रोड पर 2 तारीख को शाम के करीब 8 बजे असलम खान और आरोपी हैं जो 5 लड़के, कैलरम निवासी है बिंटू उर्फ नानू और सचिन मटरू, तीतरम निवासी आशु और सनिंद निवासी मनप्रीत और गांव मटोर निवासी रोहित का आपस में झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े के दौरान जो आरोपी पक्ष है उन्होंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ने का प्रयास किया था और उसको चोटें मारी थी, जिसके कारण वह घायल हो गया था। और सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा था, जिन्होंने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की थी। और इसी के तहत हमारे एसपी साहब उपासना यादव जी के निर्देशों के अनुसार हमारे सीआईए स्टाफ के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 500 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। जिन जिले में अपराध एवं अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एवीटी स्टाफ ने अवैध हथियार सहित एक युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है। मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक अवैध हथियार सहित नेशनल हाईवे 152 के पुल के पास गांव सिरसा खेड़ी की ओर किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार एक युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह तेजी से गांव सिरसा खेड़ी की ओर जाने लगा और जिससे पुलिस टीम ने तत्परता से काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल उर्फ लाला वासी नंदगढ़ जींद बताया। नियमानुसार तलाशी लेने पर आरोपी की पहनी हुई लोअर के बाइक डब से एक देसी पिस्तौल 315 बोर बरामद हुई और हथियार को चेक करने पर वह खाली मिला। आरोपी से हथियार संबंधी लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। बरामद हथियार के नियमानुसार कब्जा पुलिस ने ले लिया है और आरोपी के खिलाफ थाना जुलाना में मामला दर्ज कर आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया गया है।
यमुनानगर में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के 2 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पहले एक निजी अस्पताल और फिर सिटी मॉल के पास गोलियां चली। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी और तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीनों आरोपी दबोच लिए गए। घटना के बाद यमुनानगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तड़के सुबह 5 बजे कांसापुर इलाके के पास पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक उस क्षेत्र में देखे गए हैं। मौके पर पहले से तैनात सीआईए टीम ने जब तीनों युवकों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में तीनों आरोपी घायल हो गए, जिनमें से 2 को गोली लगी है, जबकि एक युवक बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ है और पुलिस ने सभी को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात फिरौती के इरादे से और शहर में डर का माहौल बनाने के लिए की गई थी। यमुनानगर पुलिस का कहना है कि शहर की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कल पिछली जो रात थी उस पे लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर बरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास से आके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो उसके बाद लगातार हमारी इलाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी और अभी लगभग 5 बजे कांसापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं 3 में से उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर और एक लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उद्देश्य क्या था सर? देखिए, इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए। पीछे भी इनको फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी थी। नानौंद के पेटवर स्थित एमडी फीड प्लांट में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रक से कुचले जाने से 6 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की पहचान हिमांशी के रूप में हुई है, जो अपने पिता के साथ प्लांट परिसर में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाला प्रमोद वर्तमान में पेटवर स्थित एमडी फीड प्लांट में कार्यरत है और उसकी 4 बेटियां हैं, जिसमें हिमांशी तीसरे नंबर पर थी। वह प्लांट परिसर में खेल रही थी और इसी दौरान प्लांट के अंदर से गुजर रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत से हाहाकार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरियाणा के सोनीपत में अवैध शराब की बड़ी खेप मिली है। आबकारी विभाग की टीम ने रेड कर 1200 पेटी शराब की बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सोनीपत के गांव फतेहपुर स्थित L2 गोदाम में शराब के अवैध रूप से भंडारण की जानकारी पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा डालकर 1200 पेटी देसी शराब बरामद की है। करनाल आबकारी विभाग की टीम ने सोनीपत आबकारी विभाग के सहयोग से कार्रवाई की है। मामले में कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को एक्ट को लिखा गया है। करनाल की टीम को सूचना मिली थी कि गांव फतेहपुर स्थित L2 गोदाम पर शराब को अवैध रूप से रखा गया है और गोदाम शिव कुमार के नाम पर है। इस पर आबकारी और कराधान अधिकारी करनाल नीरज कुमारी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा और टीम की सूचना मिली थी कि शराब झज्जर स्थित डिस्टिलरी से बहादुरगढ़ के लिए जारी परमिट पर रवाना की गई थी, लेकिन इसे नियमों के विपरीत सोनीपत के फतेहपुर स्थित गोदाम में उतार दिया गया। अवैध रूप से शराब को जिले में लिए जाने की पुख्ता सूचना के आधार पर ही आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने पूरी शराब को जब्त कर सील कर दिया है और मामले की कागजी कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट आबकारी आयुक्त पंचकुला को भेजी जाएगी, जहां से आगे जुर्माने और कानूनी कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।